एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपकी प्रॉपर तैयारी कराऊंगा मैथ्स में, भले आपको मैथ्स आता नहीं हो, ठीक है, मैथ्स का एम भी नहीं आता है ना, तो अपन एस तक पहुंचा देंगे आपको, ठीक है, यानी कि पूरा मैथमेटिक्स आपको समझाऊंगा प्रॉपर ढंग से, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे अपन अब इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने एक अगले वीडियो में बता दी आपको। तो बढ़िया से मैं सेट ए का आपको कंप्लीट करवाऊंगा, फिर इसके बाद में आपका आ जाएगा सेट बी, ठीक है। तो सेट बी का छठा, यानी कि एक साथ सारे जो सेट है ना अपने, उनके सारे सेटों का सॉल्यूशन एक साथ अपन कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। यही मेरा उद्देश्य है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर अपन कोशिश ही नहीं करें, ये बहुत गलत बात है। अपनी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेहनत अपन प्रॉपर ढंग से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज श्री गणेश करेंगे यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 6 को अपन अच्छे से पढ़ते हैं। संख्या है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको अपन साइड में कर देते हैं और बढ़िया से इसको सोल्व करते हैं। यहां पे देखिए क्या है आपका, यहां पर एक सेट ए, क्वेश्चन कौन सा है ये आपका, क्वेश्चन है आपका 6, ठीक है। क्या बोल रहा है प्रश्न को कि 3825 के अभाज्य गुणनफल खंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं अपन 3825 के गुणनखंड। अब 3825 के गुणनखंड कैसे निकलेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए इसको पहले देख लो, आप 3 से जा रहा है तो दे दीजिए भाग। तो 3 है करना 3, 3 दूने 6, ठीक है, 2 बच गया, 3 सते 21, 3 पंजे 15, तो 3 से चला जाएगा। देखो 3 है करना 3, 3 दूने 6, कितना बच गया 2, ठीक है, तो 2 बच गया, तो आपका बन गया कितना भैया, हाँ बन गया 22, तो 3 सते 21, बचे कितना 1, 3 पंजे 15। चलो अब फिर 3 से देख देखो, 3 दूने 6, 3 चुक 12, 3 दूने 6, 1 बच जाए, 3 पंजे 15, फिर से 3 से जाएगा, जल्दी बोलो, 3 चुकू 12, हाँ 3 दूने 6 और 1 बच गया, 3 पंजे 15, फिर दो 3 से, तो 3 से देख देख लो, 3 एक करना 3, 3 चुकू 12, खत्म हो जाएगा, तो नहीं 5 से जाएगा, है किससे जाएगा 5 से, तो 5 है 40 और 55 25, फिर 3 से दे दो, ठीक है, नहीं हाँ लो चलिए 5 का देख देंगे यहाँ पर, तो 5 करना 5 और कितना रहेगा 3, 5 सते 35 और कितना अंतिम आ गया 17। तो ये गुणनखंड कर लेना, याद है सबको, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने कितनी संख्या है, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, तो लिख दो 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, जो 2 बार है उनको घात 2 कर दो, तो 3 की घात 2 हो जाएगा, गुणित 5 की घात 2 हो जाएगा, गुणित 17। बस यही क्या अपना आंसर है। चाहे तो आप ये रफ में लिख सकते हैं, ये जो अभाज्य गुणनखंड वाला सिस्टम है ना, ये चाहे तो लिख भी आ सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस इतना जरूर करके आना है, ठीक है भैया। ये चीजें हो गई। अब देख लीजिएगा इससे रिलेटिव यदि अपना सेट बी में क्वेश्चन है तो देखते हैं, कोई सा भी ऐसा इस तरीका का क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड वाला। तो यहाँ पर है अपना अलग टाइप का है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ साथ में पहले। हाँ चलिए यहाँ पर है ये अपना सेट ई, सेट ई का है ये सेट ई का छठा है, देख सकते हैं। मेरे पूरे पेपर एक साथ चलेंगे लेके, ताकि क्या है एक क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। देखो 5005 का है ये, तो ये आपको खुद को करना है। कौन सा करना है आपको, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट ई का क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 6 रहेगा। इसमें है आपका 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, सेम इसी तरीके से, तो ये आपको खुद को करना है, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा आपका, आप करोगे, ठीक है भैया। चलिए इसी तरीके से और देख लेता है।
चलिए एक पेपर में और है इस तरह का क्वेश्चन, ये देखिए छठा का अथवा क्वेश्चन नंबर, पेपर कौन सा है आपका, ये देख लीजिएगा, सेट डी का है। कौन सा है? सेट डी। मैं सब लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। छठा क्वेश्चन देखेंगे पूरे पेपर का, फिर उसके बाद में सातवां पे चलेंगे। देखो समय लगेगा और धैर्य से करना है। संख्या है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कौन सा पेपर है ये है आपका सेट डी। ये सेट डी, सेट रहेगा डी, क्वेश्चन नंबर है 6 और इसका रहेगा आपका अथवा। अथवा वाला है आपका ये 140 के अभाज्य गुणनखंड। सेम इसी विधि से आपको करने हैं, 140 के करना है ये भी आपको। अब अगला देखते हैं, अपन चलते हैं सेट ए का अथवा। ये देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना है, बहुत ही थ्योरिकल क्वेश्चन है और 100% श्योर आएगा। छोड़ो सबको, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए अंक 6n, ठीक है, शून्य पर समाप्त हो सकता है। ठीक है भैया, तो इसके लिए क्या करना है, देखिए कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त होगी, ध्यान देना, कोई भी संख्या यदि शून्य पर क्या होगी, समाप्त होगी, तो वो 5 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 10, तो इसको 5 से कटेगी। देखो 5 दूने, मैंने लिख दिया यहाँ पे 50, शून्य पे समाप्त होगी, बोलो जल्दी से, तो 5 से कटेगी। देखो ध्यान से देखो, 5 करना 5 जी। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर मान के चलिए 30, तो कितना से कटेगा? 5 से 5 छके 30। समझ में आया? यानी कि कुल मिला के बात है कि उसके अंदर एक 5 छिपा है, तो अपन इसको हिंट में लिखेंगे। क्या बोल रहा है? 6 की घात n है, तो पहले तो हिंट लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका ये प्रश्न 6 है, सेट ए में पूरा एक एक चीजें बता रहा हूँ ना, सेट ए, ठीक है। सेट ए का कौन सा क्वेश्चन है? ये अथवा वाला क्वेश्चन है। कौन सा रहेगा? अथवा। चलिए, यदि कोई भी संख्या, हाँ, शून्य पर समाप्त होती है, तो वहां 5 से विभाजित होगी। तो वहां किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। ये याद रखना है ना। क्या वो लिखेंगे? यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वहां 5 से विभाजित होगी, अर्थात उसका एक गुणनखंड 5 होगा। अर्थात उसका एक गुणनखंड 5 होगा। उसका एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप सवाल में क्या बोला उसने वो ध्यान दो। उसने कहा है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहां 6 की घात n बराबर, इसके गुणनखंड निकालो जल्दी से, तो 6 2 गुणित 3 निकल जाएगा। 6 को किस तरह लिख सकते हैं? 2 गुणित 3 की घात। ठीक है भैया, तो इतना हो गया। अब तो करके लिख दो यहाँ पे, इसमें आगे तो जहां 6 की घात n के गुणनखंड, थ्योरिकल है बेटा, है ना, ये सवाल की तरह नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। 6 की घात n के गुणनखंड कितने हैं? 2 एवं
3 है। कितने हैं? 2 और 3, 5 नहीं है। समझ में आया? ये ऊपर की लाइन जो लिखी उसी का संदेश है कि यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो वहां 5 से विभाजित होगी, मतलब उसके अंदर एक 5 छिपा होगा। अपन ने लिखा 6 की घात n, तो इसका क्या हो गया है? 2 गुणित 3, 2 गुणित 3। तो यहाँ पे 6 की घात n जो है इसके गुणनखंड कौन कौन है? 2 और 3 है, 5 नहीं है। अतः बस अतः करके प्रश्न में से टिप के लिख दो। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ये पूरा लिखेंगे यहां से, अतः किसी से लगाकर हो सकता है, तो ये हो सकता है की जगह पर लिखेंगे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे अतः, चलिए मैं लिख देता हूं पहले। तो चलिए ये मैंने आपको ये बुक में से लिख दिया टिप के कि यहाँ पर कि अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। यदि होती तो ये इसके अंदर एक 5 छिपा रहता। चलिए इसी तरीके का एक सवाल और है आपके उसमें, ये है आपका, ध्यान देना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये करना पड़ेगा आपको। संख्याओं 4 की पावर है n पर जांच कीजिए, विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृत संख्या है तो जांच करना है आपको क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। सेम टू सेम, कोई ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं अलग से, क्योंकि ये 6 की घात n थी, तो बस अब इस हुबहू आपको करना है और उसमें कुछ भी नहीं करना है। बाकी देखो मैं बता भी देता हूं आपको, हम लिखेंगे यहां पर यदि कोई, ये तो पूरा सेम रहेगा ऊपर का हिंट, तो यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वहां 5 से विभाजित होगी, अर्थात उसका एक गुणनखंड 5 होगा। अब यहां पर है 6 की पावर n, इसकी जगह पे सवाल में क्या दिया आपको? 4 की पावर n, तो यहां पर अपन लिख देंगे मतलब 4 की घात n, तो 4 की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणित 2, 4 का कितना आएगा? 2 गुणित 2, तो यहाँ पे घात, यहाँ पे n है, ये है ना, n लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये घात n है नहीं तो घात n लिखेंगे। तो यहाँ कितना जाएगा? 4 है, तो 4 की घात n के गुणनखंड कितने हैं? 2 और 2 है, 5 नहीं है। अतः कोई प्राकृत संख्या 4n, यहाँ पे 4n, जहां पर मतलब 6 है नहीं, वहां पे कितना जाएगा? 4 आ जाएगा, और जहां 2 गुणित 3 है वहां 2 गुणित 2, बस सीधी सी बात है। मतलब 2 गुणित 3 था तो 2 2 2 2 2 लिख देना है। समझ में आया है? तो ये सवाल आपको करना है। कौन सा सवाल है वो? क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट है वो C, ठीक है, सेम रहेगा, 4 की पावर n है, इस तरह का सवाल है, करोगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सेट A के तो दोनों क्वेश्चन आपके हो गए, देख लो, ठीक है, सेट A के दोनों क्वेश्चन आपके हैं। ये पहला हो गया आपका संख्या 3825, और ये जांच कीजिए वाला। अब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई से सेट से कर रहा हूँ, पर आप सवाल पे ध्यान दो, बाकी मैं पूरे क्वेश्चन साथ में लेके चलूंगा, कुल मिला के बात ये। तो ये चलिए सेट A को अपन रख देते हैं साइड में। अब हम देखते हैं सेट B। चलिए अब अगले सेट को अपन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित इंटू 11 इंटू 13। देखिए यहाँ पर आपका माइनस नहीं है बेटा, इसको करना आपको प्लस, ध्यान देना है ना, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी प्लस हो जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। तो 7 गुणित 11 गुणित 13 इनमें और प्लस 13 है, बाकी ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये अपने यहाँ है ये सेट बी, और सेट बी के अंदर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, सेट है आपका बी, ठीक है। प्रश्न क्या है हमारा, फिर से उतार लेते हैं बढ़िया से, मैंने इनको सवाल को मैं उतार लेता हूँ, इसको देख के। चलिए यहाँ पे सवाल लिख लिया है, अब समझते हैं, देखो ध्यान से। ये जो है ये आपका कहलाता है जोड़ा, एक जोड़ा कहलाता है, ये सब जानते ही हैं, क्योंकि जितने भी गुना में भले 10 बार गुना में है ना, जैसे ये, तो ये भी कितना जोड़ा कहलाएगा आपका? एक जोड़ा कहलाएगा, प्लस करके 5 है अंत में, है ना, सवाल में आपका प्लस 5 है, ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये आपका हो गया जोड़ा एक।
चलो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो दोनों में से कौन सी चीजें कॉमन आ रही है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर आ गया आपका 13 कॉमन में, अंदर बोलो क्या है, तो 7 गुणित 11, 7 गुणित 11 और प्लस करके कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन निकल गया बाहर। अब ध्यान से देखना है, 13 वैसे का वैसा है, 11 सते कितना हो जाएगा 77 और प्लस 1, 77 ने कितना हो जाएगा 78, तो ये 13 और वैसे ब्रैकेट में निकलेगा तो ये 78 आ जाएगा। और 13 गुणित 78 दोनों का आप जब गुना करोगे ना तो ये हो जाएगा आपका 1014। कितना हो जाएगा, मैंने गुना करके पहले से रख लिया था ताकि आपको समय बच जाए। ठीक है भैया, इतनी चीज समझ में आई। क्या किया, ध्यान से समझो। देखिए जोड़े में से अपने 13 कॉमन ले लिया, अंदर बचा है 11 गुणित 7 या 7 गुणित 11, बात वही है, प्लस यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, 11 सते 77 प्लस 1 78, तो 13 गुणित 78 बाहर आ गया। अब यहाँ पर आप गौर से देखो कि ये जो 1014 ये किन किन से विभाजित हो सकता है। तो 1014 में यदि 13 का भाग दोगे तो भी कट जाएगा, 78 से भाग दोगे तब भी कट जाएगा, 2 से काटोगे नहीं से 1014 को तो भी कट जाएगा। और ऐसी संख्या है जो 2 या 1 मतलब वो संख्या जो दूसरी संख्याओं से कट जाए वो भाज्य संख्या होती है। जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 7, अब ये 7 क्या है कि 2 से कटे, क्या 3 से कटे, 5 से कटे, नहीं कटे, तो ये आपके अभाज्य है। लेकिन हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है, हमारे पास क्या 1014 जो है, चूंकि 1014 ठीक है 2 हाँ 1014 2 कोमा 13 78 से विभाजित है, किससे है, विभाजित है। इसलिए ये जो दी हुई संख्या है ना, ये ऊपर की, ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसलिए दी गई संख्या भाज्य है, भाज्य संख्या है। समझ में आया, ठीक है। यही प्रोसेस अपने को इधर करनी है, इधर भी अपने को कोमा लगा के चला दो। चलिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, इस जोड़े का में से यहाँ पर देखो 5 है, इधर भी 5 है केवल, तो 5 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा वो ध्यान से देखो, 7 गुणित 6 बचा ये, तो 7 छंगे 42 कर दूं डायरेक्ट में, गुणित 5 तो चल गया बाहर, 4 दूने कितना हो गया 8, प्लस करके कितना लिख दूं 1, ठीक है, क्योंकि कॉमन निकल गया सारी चीजें। तो देखो 7 छंगे 42, 4 दूने 8, ठीक है, खत्म हो गया फाइल। यहाँ पर अपन आगे बढ़ेंगे तो 5, ठीक है, वो तो 42 और 8 दोनों का गुना कर लो, ठीक है, तो 42 और 8 दोनों का गुना यहाँ पे करेंगे तो 8 दूने 16 की 6, हासिल आया 1, ठीक है, 8 दूने 16 और 8 दूने 16 16 सॉरी 8 को 8 8 दूने 16 8 24 8 चौके 32, 32 ने कितना गया 33, तो 336 आपका ये हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 336 आ गया है, प्लस 1, तो ये हो गया 5 और गुणित में जाएगा 337। अब 337 को अपन इधर करेंगे 5 से गुना, 5 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट। तो 5 सते 35 की 5, हासिल कितना आया 3, 5 तिया 15, 15 ने 3 18, हासिल आया 1, 5 तिया 15, 15 ने की 1 16, ठीक है, हो गया। अब ये 1685 जो है आपका एक तो 5 से और 337 से विभाजित हो रहा है, ध्यान से देखो आप, 5 से और 337 से विभाजित हो रहा है, तो ये विभाजित हो रहा है, तो बताओ भैया ये भाज्य है या नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 1685, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे को बहुत सारे क्या बच्चों ने दूसरे तरह का पेपर में आया होगा ना क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है, ये रहा वो क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं। इसमें बेटा 3 है, ये पूरा क्वेश्चन, ये जो आपकी जो सप्लीमेंट्री पेपर आया था ना, सप्लीमेंट्री पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका पूछ ले तो आपको ऐसा कर देना है। और ये संख्या देखिए इसमें 3 नहीं है, ध्यान से देखना, आपकी जो बुक में सवाल है ना उसमें 3 भी है, तो वो सवाल भी है, मैंने एक पेपर में उसको दिया भी, ऐसा नहीं है, अभी आएगा वो आगे, उससे आप निश्चिंत रहो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आने वाला। तो अपन लिखेंगे चूंकि, हिंट वही रहेगी बेटा, स्टेप सीखना है। 1685 या 1685 जो है
किन किन से विभाजित हो रहा है, एक तो 5 एवं 337 से विभाजित हो रहा है, इसलिए दी गई संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, ये सप्लीमेंट्री पेपर में आ गया था। आपकी जो बुक है ना, उसमें बेटा ये सवाल है, ध्यान देना है, ये इस टाइप का सवाल है, ये इसमें प्लस है और ये इसमें 3 है, अब 3 है तो इस कारण से इसका उत्तर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 500, 5045, तो ये चांस रहेगा आने के, बाकी कोई दिक्कत नहीं, वो भी पूरक परीक्षा ने सप्लीमेंट्री पेपर पूछ लिया तो मैंने बता दिया, बात बराबर ही, वो तो किसी तरह कर दो। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेट एफ जो है ना, जो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया, देखो इसमें 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन ये आपके सामने है, ये कर लेना, आपको ऐसा लिख देना है। ठीक है भैया, कर पाओगे आराम से। बाकी जो हाल फिलहाल अपना सेट बी का क्वेश्चन था, उसके लिए ये मैंने सोल्व करा दिया है। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेट सी का। चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, इसके अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, 3√2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपन लिखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कौन से का है, ये सेट बी का ही है। ठीक है, बाकी सारी पेपरों की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सेट बी का है ये, और ये है आपका अथवा। प्रश्न क्या है हमारा कि दर्शाइए, लिख भी देता मैं यहाँ पर, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ध्यान से देना, सवाल बहुत ही इजी है, पर आएगा 100% श्योर। देखो इसने बोला है कि आपको अपरिमेय, बट आपको मान लेना परिमेय है। ठीक है, तो माना कि यहां पर लिख देते अपन हल, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 क्या है, परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय होती है उनको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, तो 3√2 इज इक्वल टू हो जाएगा P/Q। जो भी आपकी परिमेय संख्या होती है उन्हें किसके रूप में लिख सकते हैं अपन, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, करनी 2 को रख लो, बाकी सारी चीजें अपन बट्टे में ले जाओ, तो 3 जाएगा बट्टे में बस। तो आंसर बोलो जल्दी से, क्या बनेगा अपना, करनी 2 बराबर, ठीक है, P और बट्टे में जाएगा 3Q। देखो ध्यान से, हो गया। अब हम जानते हैं कि √2 जो है वो आपकी क्या है, एक इनरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः, ठीक है, बस सीधी सी बात। अब जब इसकी ये अपरिमेय है तो इसके आगे वाला भी अपरिमेय होगा, चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो तो मत लिखो, वाली कोई दिक्कत नहीं। ये तो आ गया समझ में। हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः सामने वाला भी अपरिमेय होगा, ये ऊपर वाला भी। ठीक है, क्योंकि उसके साथ चाहे अपरिमेय संख्या होगी ना, उसके साथ यदि धन में भी कोई संख्या है, ठीक है, तो भी वो अपरिमेय बन जाएगी। ठीक है, गुना में है तो भी अपरिमेय, तो अपन लिखेंगे 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूव करना था, सिद्ध करना था, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान और सबसे सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया। 2 नंबर पक्के हैं। चलिए अगला देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो आपका अभी मैंने करा ही दिया है, नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं बढ़िया से। दर्शाइए कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, सो डेट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर।
अपरिमेय संख्या। आपको रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय और इरेशनल का मतलब हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, तो भैया बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया था, चलिए उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहां पर करेंगे बढ़िया से इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मैंने लिख भी लिया है, बट दर्शाइए सेम टू सेम, बहुत ही सिंपल सिंपल से सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी चीज है अपरिमेय, इसको मान लो आप पहले तो परिमेय। तो लिखो यहां पर अपन कर रहे हैं इसका हल। ठीक है, माना कि 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जो परिमेय संख्या होती है उन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख देंगे 5 माइनस करनी 3 इज इक्वल आ जाएगा p बाई क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो हमारी करनी 3 है, ये जो क्या है, ये माइनस में है, इसको लेके उधर ले जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ। तो उससे क्या होगा, क्योंकि जो भी चीजें अपनी रहेगी, करनी 3 अकेला रखना अपने को, और ये भी प्लस में होना चाहिए, तो प्लस भी हो जाएगा और अकेला भी हो जाएगा एक साथ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 के पास किसको लेके आए, p बटा क्यू, और p बटा क्यू तो हो गया माइनस का इधर आके, और बराबर के उधर हो गया करनी 3 अपना प्लस का। अब भले सीध करके लिख दो, वापस जैसा था वैसा लिख दो। तो ये अपन ने लिख दिया √3, ध्यान दीजिएगा, और ये जो q है इधर गुना होगा तो 5q हो गया है, माइनस कितना है p है, और बटे में वापिस q है। तो लिख लो, क्या देखेंगे कि करनी 3 हम जानते हैं, वी नो डेट। ठीक है, वी नो डेट। ठीक है भैया, क्या जानते हैं कि √3 जो है एक आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसलिए इसके सामने वाली आगे की जो रहेगी ना वो भी बराबर होगी, इसलिए चाहे तो लिख दो, बने नहीं भी लिखोगे नहीं तो इतना ही बहुत है कि आप जानते हैं, तो भाई साहब ये जानते हैं तो ये बराबर वाला भी अपरिमेय होगा। इसलिए बोलो 5q माइनस p अपॉन q भी अपरिमेय, हाँ अपरिमेय संख्या है या होगी। समझ में आ गया। अब भाई साहब ये जो करनी 3 है, ये किसकी वजह से आया, ऊपर की वजह से आया, क्योंकि ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो भाई साहब ऊपर का क्या हो गया, ये कहां से परिमेय हो गया, जब आंसर उसका अपरिमेय में आया तो गोड़ भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है भैया, तो अपन इसको लिख देते हैं अतः की लाइन करके। अतः की लाइन कहां से लिखेंगे, ये सवाल अतः। ठीक है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। रहेगा ध्यान, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं, ये यहां से बढ़िया से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी जो बच्चे पेड एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं, बहुत ही बढ़िया है, वहां पे ये पीडीएफ में डाल भी दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगी, है ना। कोई संकोच की जरूरत नहीं बेटा, मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूँ और कराऊंगा। मैं उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ पेड एप्लीकेशन में जुड़े हुए, उन बच्चों के लिए विशेष यहाँ पर यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको संकोच ना हो। ठीक है, बेधड़क रहिए, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। जितने क्वेश्चन कराऊं मैं, आप तो कंप्लीट करो, आपने ऑटोमेटिकली जो अपने 6 पेपर हैं, उन पेपरों में ये क्वेश्चन है पूरे, उन्हीं का अपन सोल्व करा रहे हैं। चलिए इसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन है ना, उसको देखते हैं। यहाँ पर है आपका, देख सकते हैं 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सेम यही प्रोसेस करनी है जिस तरह से मैंने ये आपको सिखा भी दी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, नोट कर लीजिएगा आपको कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लेना बेटा, करके ना जाना है। चलिए इसके अथवा वाला क्वेश्चन तो आपका पहले ही मैंने 140 के बाद गुणनखंड वाला करा दिया है। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन और है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ये 5005 का भी हो गया। बाकी इसको देखो, 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना है सवाल आपका, 6 है, 72 है और 120 है। इसका क्या करना है आपको, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा पहले, तो
ये है आपका सेट ई और क्वेश्चन नंबर है आपका 6 और ये अथवा वाला है। ठीक है, चलिए तो यहां पर है 6 है तो अपन लिख देंगे 6 के गुणनखंड। फिर लिख देंगे अपन 72 है तो 72 के गुणनखंड। फिर अगला है आपका 120 तो 120 के गुणनखंड। हो गया। अब 6 जो है बेटा, 6 के गुणनखंड कितने होते हैं? तो 6 के गुणनखंड तो होते हैं 2 गुणित 3, सबको याद है। 72 जो है 72 इसके गुणनखंड कितने निकलेंगे? तो यहां से देख लो, 2 तिया 6 और 2 छंगे 12। फिर देंगे अपन 2 से, फिर देंगे 2 से तो 2 एक अन्ना 2 और 2 अठे 16। फिर 2 से देंगे 2 नाम 18, 3 से देंगे 3 एक अन्ना 3, 3 तिया 9। हो गया। 2 की घात कितनी हो गई? यहाँ पे 3 हो गई और 3 की घात कितनी हो गई? ये भी 3 हो गई। अब बच्चा कौन है आपका? 120। तो 120 का कितना आ जाएगा? ये 2 से देंगे, 2 छंगे 12, 60 आ गया। फिर देंगे 30 आ जाएगा। फिर देंगे तो 2 एक अन्ना 2, 2 पंजे 10, 15 आ जाएगा। फिर 3 पंजे 15 और 5 एक अन्ना 5। ध्यान से देखो 2 कितनी बार है? 3 बार है तो 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5। ये चीजें आती भी है बच्चों को अधिकतर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या लिखना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है? एक तो 6, 72 और 120। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब है कि इनमें से क्या करना है आपको? तीनों में जो हो वो लिखो। एलसीएम में भी क्या होता है? सभी को लिखना है, पर एचसीएफ में तीनों में जो है, यहाँ पे सामने 3 संख्या है तो 3 देख लो, 2 संख्या है तो 2 देख लो। तो जो तीनों में होगी और तीनों में भी आपकी जो छोटी होगी, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, पर यहाँ 3 की घात 3 तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो छोटा कौन है? यहाँ से 3, 3 आ जाएगा। यहाँ पे बताओ 2 है, 2 है, 2 है, तो इनके पास कितनी? 2 की घात 3। छोटा वाला कौन है? जो छोटा मतलब जो घात नहीं, एक तो 2 है और एक 3 है, तीनों में ही तो है। देखो 2 गुणित 3, तो उत्तर कितना आ गया आपका? 6। अतः एचसीएफ कितने का है? ये 6, 72 और 120 बराबरी पे कितना जाएगा? 6। ये आंसर। कितना सिंपल है, कठिन तो नहीं है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन 6 है, ये सेट ई का था। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी चीजें वही चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आपकी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 यानी कि 96 और 404 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। सिंपल यही प्रोसेस, सेम टू सेम। 3 संख्या है, 3 की जगह पे 2 है, चलो इसको करके बता देते हैं। 8 9 25 का तो निकाल लोगे, क्योंकि इसमें आपको एलसीएम निकालना है। 8 9 25 का क्या करना है? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का कुछ नहीं रहेगा, इसी तरीके से गुणनखंड आ जाएंगे और गुणनखंड आने के बाद में पूरा लिखना है पूरा। जैसे ये 2 है ना, ये 2 ये 2, तो इनमें सबसे ज्यादा वाला लिख देना है, तो याद भी होगा एलसीएम आपको। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। 96 और 404 का एचसीएफ। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6 है और 96 और 404 है। तो 96 के गुणनखंड, और 96 के गुणनखंड यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। 96 के 2 चुको 8 और 2 अठे 16। फिर 2 से दे दूंगा 2 दूने 4, 2 चुको 8। फिर दे से देंगे 2, 2 एक अन्ना 2, 2 दून 2 चुको 2 दून 4, 2 से देंगे फिर 6 बार चलाया, 2 तिया 6, 3 एक अन्ना 3। ठीक है, कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 है गुणित 3 है, और 404 जो है के गुणनखंड 2 गुणित 101 आ जाएगा। नहीं मानो तो इस तरीके से लिख लेना है, 2 की घात 2 आएगा, सॉरी। 404 है, 2 से देंगे 2 दून 4, 2 दून 4, 2 से देंगे फिर 2 एक अन्ना 2, 2 एक अन्ना 2, 101।
तो 2 की घात 2 गुणित 101। अब बेटा इसका एचसीएफ निकालना, सेम प्रोसेस वही, एचसीएफ बोलो 96 और 404, कितना आंसर आ जाएगा? 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 आ जाएगा और क्या अन्य आंसर कितना गया? 4 आ गया। ये आंसर लिख भी दे, कर पाओगे? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा चित्र आ जाएगा एग्जाम में और पूछेगा कि शून्यकों की फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो बेटा जिसमें इसमें आपके दो अक्ष है, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। तो ये जो बीच में ये जो चित्र बनाना है इसको बोलते हैं ग्राफ। ये जो गया ये, तो ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो वाई पे नहीं देखना, केवल किस पे देखना? एक्स पे। तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। वैसे 4 बार काट रहा है पर लेकिन वाई को नहीं देखना है, बात मैंने कही फिर से। तो एक्स वाले को देखना, ये 1 2 3, तो शून्य कितने हुए? 3 हुए, बस सीधी सी बात है। तो हम लिख देंगे चूंकि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। फिर से बोलू लाइन, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिख देते हैं यहां पर जल्दी से। तो ये अपन लिखेंगे यहां पर, जहां पर है ये, चूंकि पेन दूसरा उठा लिया मैंने। हाँ, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि ग्राफ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। ये आपको आंसर लिख के आना 2 नंबर के लिए। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। ये आपका जो पेपर मैंने बताया इसका क्वेश्चन नंबर ये 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका सेट ए का, याद रहेगा। चलिए अब देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दूसरे मॉडल पेपर का आपका सेट सी का है। तो इसमें इसी टाइप का आपका प्रश्न है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो लिख दोगे आप आराम से। इसमें शून्य कितने हैं? 2 है, 2 बार काट रहा है। तो चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, लिख दोगे, यही प्रोसेस लिखनी है। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी आपकी? 2 होने वाली है। ठीक है, रहेगा याद भैया, इतना चीजें कंप्लीट कर लोगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। बहुत ही ज्यादा जितने जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वही मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू चीजों पर अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए बिंदुओं, ध्यान देना है। ये देखिए द्विघात बहुपद है आपका, एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 10 है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो। तो चलिए यहां पर अपन लिख देते हैं इसको। ठीक है भैया, सवाल है आपका, ध्यान से देखना है। एक्स स्क्वायर, ये यहां पर है, थोड़ा सा छोटा कर दूं, बड़ा कर दिया मैंने। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x है प्लस 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखो भैया, शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला फंडा है कि सबसे आगे वाली संख्या का सबसे पीछे गुना, तो 10 ही है। और ये जो पीछे वाला है ना, ये ऐसा पहाड़ा बोलो जिसके पहाड़े में 10 आए। तो भैया 2 का ही पहाड़ा बोलो यार, सबसे छोटा पहाड़ा वही है। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, याद रहेगा।
अब ये जो संख्या है 2 पंजे 10 तो हो गई, ठीक है। यदि इन संख्याओं को गुना करो या जोड़ो तो 7 आ जाना चाहिए, सॉरी गुना करो तो 10 आ गया, जोड़ लो घटा लो तो 7 आ जाएगा। तो अपन इसे ऐसे लिखेंगे 2 + 5, ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 पंजे 10। अब इसमें यहाँ पर x है तो अपन भी क्या लिख देंगे, x फालतू का लिख देंगे। यानी कि हमने क्या करा है, मध्य पद को तोड़ा है। मध्य पद कौन है, बीच वाला। इस बीच वाले पद को ऐसा बराबर तोड़ो कि जिसका गुना करो तो 10 आ जाए और जिसको जोड़ लो या घटा लो तो 7 आ जाए। तो यही तो आया, देखो 2 पंजे 10, सिंपल है। तो लिख दो बस 7x को हटा दो, उसकी जगह पे क्या फिट कर दो, 2x + 5x, 2x + 5x, ये है +10 है। अब ये प्लस वाली संख्या कई बार यहाँ पे माइनस की है, इसलिए अंदर गुना करना पड़ता है, तो प्लस वाले से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए अब ब्रैकेट निकाल दो, x², 2x + 5x + 10। अब ये 4 जोड़े बन गए, देखो 2 के 2 जोड़े बन गए, मतलब 4 इसके यहाँ पर पद हो गए और जोड़े कितने बन गए, 2। तो कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालना याद है आपको। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर x है, तो क्या कॉमन आएगा, x आ जाएगा अंदर। यहाँ से x बचा +2 बचा, यहाँ से कॉमन कौन निकला है, 5 निकला है, और साथ में यहाँ पर प्लस है तो कुछ नहीं निकलेगा, तो प्लस निकलना है। अंदर के बचा, यहाँ पर तो x रह गया प्लस 5 दूने 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x + 2 दोनों एक जैसे हैं, इसलिए एक बार लिख देते हैं x + 2, और ये हो गया आपका x + 5, ठीक है। शून्य के लिए, किसके लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके भी बराबर के उधर 0, इसके भी बराबर के उधर 0, x + 2 = 0। बाकी बेटा साल भर आपने मेहनत की है, पढ़ाई की, आपको याद भी, थोड़ा ऐसा नहीं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वही चीजों को बताएंगे, फालतू को नहीं पढ़ेंगे। तो +2 है, उधर जाके क्या आ गया, -2 आ गया। ये x + 5 है, उधर जाके किसका जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा। समझ में आया तो हाँ करो, ठीक है। अतः अभिष्ट शून्य क्या है आपके, अतः अभिष्ट शून्य के आपके -2, -5 अंश है। समझ में आया कि नहीं आया है, पक्का। चलिए बहुत ही सिंपल सा है ये शून्य ज्ञात करने के लिए, और इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ये नहीं आएगा तो बहुत संख्या बदल के आ जाएगा, पर एग्जाम में आना ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही बिल्कुल सेम टू सेम इसको करना है आपको, देखो ध्यान से, ये रहेगा x² - 2x - 8, इसको करना है, ठीक है। इस 8 ऐसा पहाड़ा बोलो जिसमें 8 आ जाएगा, तो 2 चुकू 8 हो गया, तो 4 में से 2 घटा लो। तो आपकी बार अपन लिखेंगे, यहाँ पर जैसा तुमने 2 + 5x लिखा था, इसमें लिखना है 4x - 2x, तो 2x आ जाएगा। ये सवाल आपको करना है, ले लो स्क्रीनशॉट बढ़िया से, ये सवाल खुद को करना है 7 वाला, ठीक है। यहाँ से अपन आगे बात करते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर है कि द्विघात बहुपद है x² - 3, इसके शून्य ज्ञात करो। सेम टू सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा हटके, इसलिए समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। x² - 3 है, ठीक है। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो, है ना, ठीक है भैया। तो ये आपका मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये आपका है क्वेश्चन 7 है, और ये है आपका सेट डी से है। क्या है सवाल आपका, x² - 3, सिंपल है। देखो शून्य के लिए कुछ नहीं करना है इसमें, इसको ऐसा करो, ये जो 3 है, यदि कोई 5 लिखा रहे तो उसको लिख सकते हैं अपन 5 करनी में 5 की घात 2। यदि 2 लिखा रहे तो उसको लिख सकते हैं करनी में 2 की घात 2, क्योंकि घात 2 से कैंसिल, वापस 2 आ जाएगा, इस प्रकार कैंसिल। 3 लिखा रहे तो उसको भी अपन लिख सकते हैं करनी में 3 की घात 2। तो लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा है, लिख दो x² माइनस करनी में 3 की घात 2। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है a² - b² वाला, खोल दो, एक बार प्लस में तो x प्लस करनी 3, एक बार माइनस में x माइनस करनी 3, ठीक है। बस अब डायरेक्टली लिख दो, शून्य के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या आया, x + √3 = 0,
कोमा एक्स प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज इक्वल अंडर रूट 3। सिंपल है। अतः अभीष्ट शून्य माइनस का अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, ये आपका आंसर है। याद रहेगा भैया, ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बढ़िया से आप तो तैयारी करो यार, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको आगे, है ना। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, चलिए ऊपर वाला तो आप कर लोगे, इसी तरह का शून्यक वाला है। अब नीचे वाला देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल 1/4 है और गुणनफल है -1। योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, लिखते भी चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, दिया है क्वेश्चन नंबर है 7, सेट बी अथवा, देखो दिया है क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल जाएगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल दिया है -1। सवाल में ये देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल -1। चलिए सूत्र क्या कहता है आपका, द्विघात बहुपद वाला, द्विघात द्विघात बहुपद है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है आपका, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र करना है। x² वैसे का वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है, देखो ध्यान से, और यहाँ से x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है। देख लो ध्यान से भैया, ये प्लस और माइनस मिलकर हो गया माइनस का, ठीक है। अब ये 4 जो है इधर भी गुना हो जाएगा, इधर भी गुना हो जाएगा, तो क्या हुआ जल्दी बताओ, 4x² माइनस 1x, 1x तो 1x लिख दो या फिर 1 लिखो भी मत भले, और ये प्लस और माइनस करके कितना हो गया, माइनस का हो गया ये तो, और ये 4 करना 4 हो गया, खत्म। अब बटे वाला 4 कहाँ जाएगा, बटे वाला 4 बराबर के उधर अपन ने शून्यक जब निकाले थे ना, अभी ये निकाले थे, ये सब बताया था, तो बराबर के उधर क्या लगाया था, 0, तो बस बराबर के उधर 0, वो बटे वाला 4 वहां पे चला गया गुना के बाद में। तो अतः अभीष्ट बहुपद या द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस का 4 रहेगा। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन वाला काम नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये चीजें, ठीक है भैया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तुरंत लेते जाओ, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है स्वयं को, अब ये क्वेश्चन करना है, ये एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल है 2। कितना सिंपल है, -3 और 2, कुछ नहीं करना, इस सूत्र में धरना है, तो माइनस का 3 यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, तो बस डायरेक्ट आंसर x² माइनस 3x, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे मान, ठीक कर दोगे। चलिए इसके बाद में अपना एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको करने के लिए, ये भी करना है आपको। द्विघात बहुपद है जिसके शून्य ज्ञात करने का योग है, ये शून्यकों का योग, योग कितना जाएगा शून्यकों का, 0 और गुणनफल है √3, ठीक है। तो इसको भी करना है आपको, सेम उसी प्रोसेस से होगा, नहीं हो पाता तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा, पर बट समय कम है, इसलिए जितनी चीजें आपसे हो सकती है खुद करो, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये जो है, ये भी द्विघात बहुपद का शून्य वाला क्वेश्चन है, यही सेम टू सेम इसको करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। यहाँ पे शून्य बताने जो मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर, कि चूंकि ग्राफ
एक शख्स को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है कि यहाँ पे एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या शून्य होगी। ठीक है, तो रह जाएगा ऐसा। चलिए इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन है, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है आपको। तो सेम ये एक शख्स को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। ये सवाल वापिस अभी हाल वाला, ठीक है। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बेटा एक चीज रह गई थी, ये भी सेम टू सेम है। यहाँ पर x² -3 ये करवा दिया मैंने। एक द्विघात बहुपद याद करो जिसका 1/4 और 1 माइनस का 1, ये सवाल सेम है, ये 1/4 और 1 वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको अपन देख लेते हैं कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए a1/a2 है, b1/b2 c1/c2 के अनुपात में है, तो ज्ञात कीजिए और की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है अथवा संपाती होती है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं हिंदी मीडियम को अधिकतर पढ़ाता हूँ, तो आप ट्रांसलेट कर लेना और बाकी अपन प्रॉपर क्लासेस आपकी लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे से इंग्लिश मीडियम का भी हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को अपन अच्छे समझते हैं। चलिए मैं कॉपी में लिख लेता हूँ इसको, सवाल मैंने यहाँ पर लिख लिया है। चलिए इसका अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, ये जो है ना ये A है, B है और C है ये। ठीक है, ऊपर वाला 1 1 है, नीचे वाला 2 2 है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप ध्यान से बताइए पहले तो यहां A1 का मान बताओ, A1 का मान कितना है 9 है, B1 का मान बताओ 3 है, कोमा C1 का मान बताओ तो 12 है। ठीक है, A2 कितना है आपका 18 है, B2 कितना है, B2 है 6 और C2 कितना है आपका 24 है। हो गया। चलिए अब ये अपन देखेंगे तो यहां पर इसका सूत्र क्या है आपकी। ठीक है, तो सूत्र है हमारा A1/A2 = B1/V2, ये तुलना करने के लिए है, बराबर C1/C2, तीनों को बराबर लिखते हैं, बस हम मान रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 9/18 बराबर आपका हो जाएगा ये B1/B2, तो 3/6 बराबर आ जाएगा 12/24। समझ में आया इतनी चीजें। 9 1 9, 9 दूने 18, 3 1 3, 3 दूने 6, 12 1 12, 12 दूने 24। कितना आया निकल के जल्दी बताओ फटाफट जल्दी से। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। समझ में आया इतनी चीजें पक्का। चलिए अब ये तो हो गया बेटा अनुपात के रूप में। अब मैं जो बता रहा हूं उस चीज को ध्यान रखना, यहां पर छोटी सी बात को, एक छोटी सी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं। जैसे ये अभी अनुपात में थोड़ा मैंने ऐसे सवाल सोल्व कर लोगे, क्या किया है, ये तो आप जानते ही हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये मान रख के ऐसा आ गया। अब यहाँ पर मैं 3 स्थिति आपके सामने लिख रहा हूँ ऐसी। देखो जैसे सवाल को आप हल करते करते गए, तो एक बार तो ये आ गया आपका 1/2 बराबर आ जाएगा 3/5 बराबर, भले ही यहाँ पे 4/3 लिख दो, ये स्थिति हो गई। दूसरी कंडीशन जो है उसको देखो ध्यान से। दूसरी कंडीशन ये है कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर आपका 4/3, ऐसी आ गई। तीसरी स्थिति को देखो तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों को ध्यान से देखो, तो यहां पर ये कौन है, ऊपर वाला A1 है, नीचे वाला क्या है A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। अभी याद आया ना, अभी तो कराया मैंने। तो इस चीज को याद रखना, स्थिति समझना है ना। स्थिति क्या बन रही है यहाँ पे ये बताओ। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर है क्या इसके, बराबर मतलब ये हो ही बराबर 1/2 तो 1/2। तो A1/A2 बराबर है क्या, इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहीं से आपकी फिल्म शुरू हो रही है, ध्यान से देखना आप।
A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, भले ही बराबर हो, फिर इधर ये जब शुरू में ही बराबर नहीं होना तो तीसरे से अपने को कोई लेना देना नहीं है, चाहे बराबर हो या ना हो। तो भैया इससे कोई लेना देना नहीं, तीसरी स्थिति बन गई A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहां पे देखो गौर से, यहां पर बताइए दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है आपका कि A1/A2 इज इक्वल है B1/B2। देखो ध्यान से, है क्या बराबर दोनों? हाँ है, बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, पर तीसरा जो है वो बराबर नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? चलिए तीसरी चीज को देखो, तीसरी को देखो, बताओ ध्यान से कि A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2, क्योंकि तीनों चीजें क्या है आपकी? बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, अब जब ये जो रहेगी ऐसी स्थिति रहती है बेटा, एक एग्जाम में से सही विकल्प रिक्त स्थान बहुत ज्यादा पूछता है। जब ऐसी कंडीशन है आपके सामने तो इसका चित्र की बात करें ना तो चित्र ऐसा बनेगा, ऐसा। तो चित्र ऐसा बना, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो हम रेखाएं बताएं, रेखाएं, रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी है। इसका दूसरा नाम होता है प्रतिच्छेदक। हो गया। युग्म, युग्म का मतलब होता है इसमें जोड़ा। देखिए जब ये एक दूसरे से टच करे ना, स्पर्श भी करे तो भाई साहब युग्म संगत है, और स्पर्श नहीं करे तो युग्म हो गए असंगत। तो ये युग्म हो गया आपका संगत। याद रखना तीन चीजें। स्थिति कौन सी है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, रेखाएं बनी आपकी प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदक, युग्म बने संगत। यहां पर दूसरी स्थिति देखो, इसमें क्या है? बराबर है, तो इसका जो चित्र है ना, ये चित्र बेटा ऐसा बनेगा, ऐसा, या तो फिर अपन ऐसा बना लो इसको, या फिर भले ऐसा बना लो, दोनों में से ऐसा। तो रेखाएं बताओ देख के ध्यान से, रेखाएं, रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही क्या? बोलो जल्दी से। नहीं कर रही। केवल रेखाएं को हम कहते हैं, इस तरह की रेखाओं को कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? समांतर। रेखाएं कौन सी होगी? समांतर होगी। युग्म कैसे हो गए? युग्म, हाँ बोलो, युग्म एक दूसरे को टच करे तो संगत है, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो असंगत होंगे। इस तरीके से यहां पर देखो ध्यान से, इसका चित्र क्या बनेगा? तीसरे का, तीसरा जो इसका चित्र कैसा है? ये चित्र बेटा इसका ऐसा बनेगा। ये रेखा हो गई और इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी आ गई है। समझ में आ गया भैया? नहीं आया बात? यानी इसी रेखा के ऊपर क्या है? दूसरी भी है। तो बताओ यहां पर रेखाएं बताइए, रेखाएं, रेखाएं इस तरह की होती है ना तो उसको कहते हैं समान अनुपात में। क्या है? समान अनुपात में। और इसको अपन कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं? समपाती। और युग्म, युग्म भैया टच करेगा तो संगत है, तो टच ही तो कर रहा है। अब इन चीजों को याद रखिएगा आप। ठीक है, तीनों स्थितियां मैंने बता दी है। अब इसमें से देख लो कौन सी स्थिति, यदि पहली स्थिति ये रहेगी तो ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदक होगी, युग्म संगत होंगे। यदि ऐसी कंडीशन है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है तो रेखाएं समांतर होगी और युग्म असंगत होंगे। और ये सी बराबर कंडीशन वाली होगी तो रेखाएं समपाती होगी और संगत होंगे। अब बेटा एक चीज और रहेगी इसमें, हल। हल की हम बात करें तो हल भी पूछता कई क्वेश्चनों पर, अभी अपने क्वेश्चन में रेखाएं पूछा है। हल कौन सा है? जब देखिए यहां पर एकादित्य हल है, केवल एक हल। हल कौन सा है? यहाँ पर केवल एक हल। यहाँ पे कोई भी हल है क्या? नहीं, क्योंकि जब टच ही नहीं होगा तो जितनी जगह टच करेगा उतने हल। यहाँ एक टच करा तो केवल एक हल, यहाँ टच ही नहीं करा तो कोई हल नहीं। और युग्म ये सॉरी यहाँ पे हल बताओ इसमें तीसरी स्थिति में, तो इसमें भाई साहब टच किया क्या? हाँ किया। अब कितनी बार करा पता ही नहीं चल रहा कितनी बार करा, तो भाई साहब अनेक हल। इसको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंता अनेक हल, दो नाम है। ठीक है भैया? अब बताओ यहाँ पे अपना सवाल क्या था, उस सवाल को देखो। ये तो मैंने अनुपात में आ गया ऐसा, तो इसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है।
रेखाएं बताइए, रेखाएं समपाती है, समांतर है कि एक बिंदु और प्रतिच्छेद करती है। स्थिति बताओ देख के। स्थिति यह स्थिति क्या बनी है हमारी, a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2। तीनों चीजें क्या है, बराबर है। क्या है, तीनों बराबर है। ठीक है, अब बराबर है तो भाई साहब अतः रेखाएं कैसी होगी, अतः रेखाएं समपाती है। ऐसा करके आंसर कर दो। ठीक है भैया, थोड़ा सा छोटा कर दो, स्क्रीनशॉट आप ले लेना आराम से। हो गया भैया, ऐसे छोटा नहीं होगा भाई। चलिए इसी के बाद में एक ऐसे क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे देखिए, इसको अनुपात में ज्ञात कीजिए पहले तो, और अनुपात में ज्ञात करने के बाद बताइए कि युग्म संगत है या असंगत है। अब रेखा ही नहीं पूछी उसने, क्या पूछा है, संगत है या असंगत है। अभी जो मैंने बेसिक बताया वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये सवाल आराम से होगा। चलो इस सवाल को मैंने उतार भी लिया है, जल्दी से फटाफट से देखते हैं कैसे किस तरह से होगा। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म था अपना, ऐसा कर लिया, करना है करने पे तो, लेकिन अपन जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2/4 बराबर माइनस का 3/6 होगा, नहीं होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा ये आपका 8/9। ऐसी स्थिति बन जाएगी यहाँ पे, ये सब मान रखने पे है ना, ये तीनों चीजें बराबर है, तो ये बराबर कर दिया अपन ने। 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल, 2 1 2, 2 3, सॉरी 3 1 3, 3 2 6। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 नहीं कट रहा है, तो भैया स्थिति क्या बनी है, 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 8/9। तो कंडीशन बताओ, कंडीशन बनी अपनी a1/a2 इज इक्वल तो है b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें युग्म कैसे होंगे, इसमें चित्र कैसा आया, इसका ऐसा चित्र है, ये तो सिखाया, देखो मैंने ऐसी कंडीशन रहेगी तो चित्र यहाँ पे बता दिया था ये। तो युग्म कैसे होंगे बताओ जल्दी से, असंगत होंगे, तो अतः युग्म असंगत होंगे। ये चीजें आपको कर लेनी है, ठीक है, ये सवाल को करना है बड़े तरीके से ना। चलिए तो एक प्रश्न पत्र में बेटा इसी तरह का क्वेश्चन है एक, और ये युग्म बताने संगत या असंगत पर, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 पे है। कोई दिक्कत नहीं, सवाल से मतलब है, देखो सवाल करना है, मैं जो बता रहा हूँ आपको धैर्य से शांति से करो, इसके अलावा रोंग नहीं जाएगा पेपर, ये बात 100% दावा है मेरा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, करो नहीं करो, मैं तो उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ मेहनत कि जो वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं और वास्तव में अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 10वां क्वेश्चन है, एक और पेपर है ये प्रश्न पत्र देख सकते हैं आप, सेट एफ है ये, वो सेट ई का था। ठीक है, तो यहाँ से इस सवाल को भी आपको करना है, युग्म संगत है या असंगत है। अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन इसका अथवा देखते हैं, 8 का अथवा, निम्नलिखित को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एक सवाल 100% प्रतिस्थापन विधि का आएगा। 3x - y इज इक्वल टू 3 है, 9x - 3y इक्वल टू 9 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सी मेथड है प्रतिस्थापन विधि, और 100% श्योर इससे आपका 2 नंबर में भी आएगा, 4 नंबर में भी आएगा, यदि 2 में नहीं आया तो 4 में आ जाएगा। चलिए इसको भी अपन अच्छे समझ लेते हैं। सवाल भी उतार लिया है। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सिंपल है और धैर्य से शांति से सीखना है। देखो सबसे पहले इसमें अपने को समीकरण नंबर 1 बनाना है और समीकरण नंबर 2 बनाना है। ठीक है, अब उठा के क्या करना अपने को, समीकरण नंबर 1 से हमको एक y का मान, एक वैल्यू प्राप्त कर लेंगे y की। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, y का मान बना लेंगे, फिर उस y के मान को उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। थोड़ी सी हिंट लिख देता हूं मैं, सबसे पहले हम काम किस पे करेंगे, समीकरण नंबर 1 पर। ठीक है, क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, फिर इस y के मान को कहां रखेंगे, इस y के मान को रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है भैया, अब इतनी हिंट करो पहले तो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से करो, उतारो समीकरण नंबर 1 को, 3x - y इज इक्वल 3। ठीक है, और y की जो वैल्यू है वो प्लस की होनी चाहिए, y जो है ना वो प्लस का होना चाहिए, तो ये 3 इधर लेके आ जाओ, क्या निकला, 3x - 3 इज इक्वल y। देखो ध्यान से, माइनस का तो उधर जाके प्लस का, ये 3 इधर आया तो ये माइनस का हो गया, इतनी चीजें तो याद है आपको, तो सही तरीके से लिख दो, y इज इक्वल आ जाएगा 3x - 3। बस इसको आपको समीकरण नंबर 3 बना देना है, समझ में आया। ठीक है, 2 तो बन चुके थे, अब इसका मान दे दिया अपने नंबर 3।
अब इस y के मान को उठा के कहां तक रखना है, देखो ध्यान से, y का मान धरना है समीकरण नंबर 2 में, रखो जल्दी से। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जल्दी से करिए, y का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 यहाँ रहा है 9x माइनस 3y इज इक्वल 9, तो 9x माइनस 3y इज इक्वल 9, 9x माइनस 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, y की जगह पे 3x माइनस 3 इज इक्वल 9, 9x और ये 3 का अंदर गुना होगा, तो 3 का 3 में दिया तो 9 आ गया, 9x हो गया है, और इस 3 का इधर दिया तो 9 ये प्लस का हो गया है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो याद है आपको, ध्यान से देखो आप सारी चीजों को, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो ये देखो बेटा, ये 9x हो गया, देखो ध्यान से देखो, 9x में से 9x गया तो 0, अब ये 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, बोलो हाँ, ये 9 उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नहीं पड़ी सोच, चलिए क्या किया है ध्यान से समझो। अभी तक अपन ने बेटा सबसे पहले अपन ने समीकरणों को लिया, समीकरण बनाए सवाल को लिखने के बाद, फिर समीकरण नंबर 1 से अपन ने y की वैल्यू निकाल ली, इस y की वैल्यू को उठा के अपन ने कहाँ रख दिया, समीकरण नंबर 2 में रख दिया है। तो समीकरण नंबर 2 में जैसे रखा तो हमारा x का मान तो नहीं आया, ठीक है, तो नहीं आया तो क्या हो गया पर, तो ये हो गया भैया 0 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, अब आगे सवाल होता ही नहीं। तो अतः जो उत्तर है, अतः जो है अभीष्ट मान, कौन सा उत्तर मान, 0 नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये y इक्वल 3x माइनस 3, समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे आराम से, धैर्य से करना है बेटा, देखो सारी चीजें मैं आराम से पढ़ाऊंगा, और साथ देना है तो दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको भगना भग जाते हैं, अपन तो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं जो बच्चा वास्तव में, ठीक है, मेरे साथ मेहनत करना चाहता है। चलिए इतना हो गया, ये यहाँ से हाँ, अगला देखते हैं। चलिए अगला सवाल भी इस तरीका का ही है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेट बी के अंतर्गत का सवाल है, समीकरणों को युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। एस माइनस टी इज इक्वल 3 है, और एस बाई 3 ये 5 नहीं है, ए से हैं, तो एस बटा 3 प्लस टी बाई 3 तो 2 इज इक्वल 6। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सिंपल है, देखो पूरी अभी अभी जो सवाल था उसमें एक्स का मान नहीं आया था, तो इसमें थोड़ा सा और समझा देता हूँ आगे, ताकि पूरी प्रतिस्थापन विधि भी आपका हो भी जाएगी, ये सवाल भी हो जाएगा, ठीक है। जो चीजें बता रहा हूँ वही एग्जाम में आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है कुछ भी, बाकी आगे मर्जी आपकी। देखिए अभी हाल फिलहाल क्या है बेटा, ये तो सही है, पर ये भिन्न में है, भिन्न मतलब बट्टे में है, बट्टे को हटाओ पहले तो, फिर उसके बाद समीकरण बनाओ, तो ये तो आपका समीकरण बन जाएगा ही बन जाएगा। देखो एस माइनस टी इज इक्वल 3 समीकरण नंबर 1, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 एक अन्ना 2, तो 2s बन गया, ये 3 एक अन्ना 3 प्लस 3t, ये एक कौन सा है, इसके आगे एक है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो बराबर ये 3 दूने 6, 3 दूने 6, और 6 का उधर करेंगे तो 6 छके 36, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करना है, हिंट बताओ जल्दी से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से एस माइनस टी इज इक्वल 3, अभी की जैसे सवाल है, आपका y वहां माइनस का था, तो यहाँ पे t है, पहले अपन y का मान निकाल लेंगे, y की जगह पे कौन है, यहाँ पर t है, x की जगह पे कौन है, s है, बात खत्म, वही चीज है, प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत नहीं है। तो t को उधर लेके चले जाओ, तो बोलो जल्दी से, आपका बना है ये s माइनस 3, इधर आके ये 3 माइनस का हो गया, और बराबर को उधर जाके t प्लस का हो गया, सीधा करके लिख दो एक बार, t इज इक्वल हो जाएगा s माइनस 3, समीकरण नंबर आपका क्या आ गया, ये 3। अब इस
टी के मान को उठा के कहां दचकना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। ठीक है, टी के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो टी का मान समीकरण नंबर 2 जल्दी उतारो, समीकरण नंबर 2, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल 36। चलो जल्दी करो फटाफट, तो 2s प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या जाएगा, टी की जगह पे s माइनस 3 बराबरी पे आपका 36 रहेगा। तो ये हो जाएगा 2s, बेटा ये 25 नहीं है, ए से ध्यान बार बार कह रहा हूं मैं ना, एक जगह भी 5 का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, प्लस 3 एस हो जाएगा ये, और ये 9, 3 क्या 9 बराबरी पे 36। देखो 2 और 3 5 एस हो गया ये, तो अब की बार 5 आया, ये 5 ऐसा लंबा है। ठीक है, 5 एस हो गया और बराबर 36 में उधर जाके 9 जुड़ जाएगा, तो 36 से 37 38 39 40 41 42 43 44 45, ये 45 हो गया। तो एस इक्वल कितना जाएगा आपका, एस इज इक्वल आ जाएगा आपका 45/5 और 5 नम होता है 45। तो एस का जो मान है वो कितना गया आपका, 9 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एस का मान आ गया 9। ये अब हाल फिलहाल उस सवाल में क्या होता, बराबर को उधर 0 0 हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, सवाल खत्म हो गया था। अब एस का मान तो आ गया, ठीक है, पर ये टी का मान सही नहीं था, देखो गौर से। तो कुछ मत करो, इस एस के मान को उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो यहाँ पर अपन इसी सवाल को यहाँ पर करते थे ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। ये अपन लिखेंगे, एस के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो टी इक्वल एस माइनस 3, तो टी इक्वल एस का जगह पे जाएगा 9 माइनस 3, तो टी इक्वल कितना जाएगा, 9 में से 3 आएगा तो 6 है। तो अतः एस इक्वल कितना गया, 9। ठीक है भैया, और टी इक्वल कितना जाएगा, 6। ये आपका आंसर है, कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना हो गया है यहाँ से 8वां क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा सा हो गया है, हो गया भैया, इतना पूरा नहीं आ पाएगा बेटा इसमें, ये हो गया। इसके बाद में इस हिस्से को यहाँ से ले बढ़िया से। चलिए अब अगला सवाल है आपका, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो। देखिए सिंपल है, विलोपन विधि भी आपको याद ही होगी वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल जो है ये सवाल मैंने हुबहू उतार लिया यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब विलोपन से करना है तो विलोपन उससे ज्यादा सिंपल है, प्रतिस्थापन से भी ज्यादा सिंपल। देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इस टाइप से आपको क्या कर लेना है, ठीक है, समीकरण बना लेना है। समीकरण बनाने के बाद में इसमें से कोई सा भी एक चर बराबर कर लो, यानी x का मान बराबर कर लो या फिर y का मान बराबर कर लो। तो ये बराबर है क्या, यहाँ पे ऊपर 3 है, नीचे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, नीचे जो रहे, नीचे कौन है, नीचे x के पास 2, उसका गुना कर दो आगे, और ऊपर जो रहे x के आगे वाला उसका नीचे गुना कर दो। ठीक है, सिंपल है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 तिया 6 हो जाएगा और ये 3 दूने 6, ये भी बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। इसको बराबर कर रहे हैं अपन, बाकी फिल्म को तो कोई मतलब नहीं है। समझ में आया है? सवाल उतार लिया, सवाल उतारने के बाद में बराबर करने के लिए जो आगे लिखा रहेगा उसका ऊपर गुना कर देंगे, जो नीचे लिखा रहेगा ऊपर लिखा रहेगा उसका नीचे गुना कर दो। ठीक है, क्या किया है हमने, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुना करने पर एवं समीकरण 2 में 3 से गुना करने, समीकरण नंबर 1 में तो 2 से गुना कर दिया और समीकरण नंबर 2 में 3 से गुना कर दिया। करो भैया जल्दी से फटाफट। तो सिंपल है, अब देखना ध्यान से, 2 तिया 6 और 2 चुकू 8, 2 2 धाम 20, कर दो जल्दी से। तो 2 तिया 6 x हो गया है, 2 चुकू 8 हो गया है,
2 ही धाम 20 हो गया है, 3 दूने 6x हो गया है, 3 दूने 6y हो गया है और 3 दूने 6 हो गया। देखो ध्यान से, अब कुछ नहीं करना, चिन्ह बदल लो, क्योंकि ये कटने के लिए एक बार प्लस का होना चाहिए, माइनस का। ये हो गया प्लस का था, माइनस का हो गया, माइनस का हो गया प्लस, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। ये सिंपल है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चिन्ह बदलने, 6x से 6x कैंसिल, 6 और 8 दोनों जुड़ गए तो 8 से हो गया 14y और 20 में से 6 गए, 20 में से 6 गए तो भी 14 बचा है। ठीक है, तो y इज इक्वल कितना जाएगा आपका 14/14 यानी कि 1 आ जाएगा। समझ में आ गया है। अब इस y के मान को उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। y के मान को समीकरण 1 में रखने, ठीक है। चलिए y का मान को समीकरण नंबर 1 में रखो जल्दी से। समीकरण नंबर 1 बताओ यहाँ से, 3x + 4y = 10। देखिए बेटा, इतना डिटेल नहीं बता सकते, आप भी समझदार है, क्योंकि पूरा साल भर फिर आपने पढ़ा ही नहीं किया कुछ भी। ये तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ, बस यही हो पाएगा। नहीं तो वैसे तो 12-15 घंटा का क्लास होगी। ठीक है, 3x + 4 × 1 = 10। 3x + 4 करना 4 बराबरी पे 10। जल्दी करते जाओ, 4 उधर जाएगा, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। तो 3x = जाएगा 6, क्योंकि 10 में से 4 गया तो 6 बचा। तो x = कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। याद आया, क्योंकि 3 गया बटे में, 3 दूने 6। तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया है 3 आ गया। अतः वाली लाइन बोलो, अतः अभीष्ट मान x इक्वल कितना जाएगा आपका 2 और y इक्वल आ जाएगा 1। ये आपका आंसर है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। विलोपन विधि में कुछ नहीं करना रहता है। पहले तो इसके मान को बराबर कर लो, बराबर करने के बाद में चिन्ह बदल लो, बदलने की गुंजाइश हो तो, नहीं तो नहीं बदलो तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, नहीं बदलोगे तो कटेगा नहीं, तो बदलना पड़ेगा भैया, सीधी सी बात है। कि ऐसी सिचुएशन आती है चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, वहां पे काट दो डायरेक्ट, क्योंकि एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। बाकी फिर इस y के मान को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देना, खत्म, फाइल। और क्या। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। ये देखिए सवाल, ये अथवा वाला मैंने पहले करा दिया, ऊपर वाला देखते हैं, है ना, क्योंकि इससे रिलेटिव है ये भी। एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सिंपल है, एक आयताकार बाग है, सुन लीजिए ध्यान से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई किसके कारण बनी है आपकी, चौड़ाई के कारण। ठीक है भैया, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो अपन मानेंगे। चलिए, तो पहले तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबरी पर जाएगा x मीटर। आयताकार बाग की चौड़ाई बराबरी पर जाएगा y मीटर। आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो गई है x मीटर, आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी हो गई y मीटर। चलिए अब अगला देखते हैं, यहां पर लिख देते प्रश्नानुसार। देखो उसने बोला है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। क्या बोला है, ध्यान से देखो, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक। तो आप क्या करो, दोनों को पहले तो बराबर लिख दो, हमको नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, और 4 अधिक है तो 4 वाई तरफ झटकानी करनी है। ठीक है भैया, तो इसको आगे सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका x - y = 4, समीकरण नंबर 1। एवं अगला देखो, उसका अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब समझते हैं, अर्ध परिमाप होता है आपका, देखो परिमाप का सूत्र होता है परिमाप, परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में हो गया आपका लंबाई
धन चौड़ाई बराबरी पे होता है परिमाप, और अर्ध परिमाप है, अर्ध है तो आधा कर दो, तो 1/2 का जैसे गुना करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा कौन, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबरी पे ये अर्ध परिमाप हो गया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो अर्ध परिमाप का सूत्र बनेगा, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबरी पे अर्ध परिमाप, और परिमाप होता है जो होता है 2 आग को गुना कर देना आगे, यानी कि 2 बार रहता है, पूरा रहता है तो आधा है तो आधा कर दो, 2 को हटाओ तो 1 बार हो जाएगा, 2 बार की जगह पे 1 बार। चलो तो ये हो गया आपका, देखो लंबाई कोने x है प्लस चौड़ाई y है, और बराबरी पे क्या जाएगा, बोलो भैया, बराबरी पे जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना, 36 है, देखो ये हो जाएगा आपका 36, और ब्रैकेट में यहाँ पे समीकरण नंबर 2 लिख देंगे, और ब्रैकेट में लिख देना है अर्ध परिमाप है, ये रहेगा याद। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से उठाओ, समीकरण नंबर 1 2 को पहले तो सेलेक्ट करो, सही जगह पे लिखो इनको, तो ये हो जाएगा आपका एक समीकरण नंबर 1 हो गया, ये यहाँ पे x माइनस वाई बराबरी पे 4 और x प्लस वाई बराबरी पे कितना जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 तो यही से आपका कोई दिक्कत ही नहीं, बाकी तो वैसे भी यहीं पे भी हो जाता वो, पर थोड़ा सा मैंने दूर लिख दिया इसलिए डबल से लिख दिया। चलो अब ध्यान से देखो, एक दोनों चीजें बराबर है क्या, यहाँ भी बराबर है क्या, हाँ, तो भैया दोनों में से देख लो, एक प्लस का एक माइनस का, हाँ, तो ये वाई वाला कैंसिल हो रहा, सीधी सी बात, क्यों चिन्ह बदलो, चिन्ह बदलोगे तो x का कट जाएगा, फिर वाई नहीं कटेगा, तो बात तो बराबर ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन जोड़ लो इन दोनों को, जुड़ेगा नहीं, 1 ने 1 2 x बराबर 36 4 कितना गया 40, तो x का मान कितना गया 20 आ गया। शॉर्टकट में करना सीखो थोड़ा सा, ठीक है, और x के मान को कहाँ उठा के रखेंगे, x के मान को समीकरण, बोलो x के मान को कहाँ रखेंगे, x के मान को समीकरण नंबर 2 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 बताओ कौन सा है, x माइनस वाई इज इक्वल 4, x माइनस वाई इज इक्वल 4, x का मान हो गया 20 माइनस वाई बराबरी पे 4, ये 20 उधर गया तो कितना गया, माइनस का y बराबरी पे 4 माइनस 20, कितना बचा भैया, y माइनस का और माइनस के 16 बचा, देखो ध्यान से, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबरी पे कितना जाएगा आपका 16, तो आंसर क्या आया, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है, y का मान कितना आया है। अब ये नहीं पूछा उसने, लंबाई चौड़ाई पूछी, अतः अभिष्ट भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, क्या पूछा उसने लास्ट में, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं पूछा कि लंबाई बताओ चौड़ाई बताओ, अतः अभिष्ट भाग की विमाएं, ठीक है, अतः भाग की विमाएं, भाग की विमाएं, ये अलग चैप्टर है, इतना भाग की विमाएं कितनी है, 20 मीटर है और 16 मीटर, क्योंकि उसने मीटर में दिया था अपने को सवाल, कर पाओगे आराम से। चलो यहाँ से अपन देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये, चलिए थोड़ा सा क्लास अब लंबा हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगली क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 9 तक से अपन देखेंगे, इसकी पीडीएफ और सॉल्यूशन आप ले लेना ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, यही मेरा उद्देश्य है, और मैंने प्रॉपर सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग भी आपकी क्लासेस रेगुलर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपका फुल सपोर्ट चाहिए। यदि कोई बच्चा मेरा सपोर्ट करना चाहता है तो शेयर करेंगे जानता जानता वीडियो को, और अपने दोस्तों को बता दो कि नहीं ये सर वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं, और अभी तक आपने पीडीएफ नहीं ली है तो पीडीएफ ले लेना इसकी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।